वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिए। Who is a mentor? क्या इसके एक्सपीरियंस्ड एडवाइज़र, ठीक है, बहुत अच्छा। एक्सपीरियंस्ड एडवाइज़र, उसके पास ज़िंदगी का कोई तजर्बा होता है और वो कोई काम का मशवरा देता है। और कोई mentor is someone who not only teaches you something but might tell you how to apply your knowledge in your coming life. ठीक है, ठीक है। ये तीन लफ्ज़ यूज़ होते हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, ठीक है। तो मेंटोर वो आदमी है जो जिसके साथ रिलेशनशिप के नतीजे में हमारी इंफॉर्मेशन अगले लेवल पे जाती है। बहुत से लोगों को जो कंटेंट मिला है वो इंफॉर्मेशन के लेवल पर होता है, उसको वो नॉलेज और विजडम जो है वो एप्लीकेशन के थ्रू अचीव होती है। तो एक ऐसा पर्सन जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं और हमें भी विजडम मिलती है और हम एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में भी वो हमें फैसिलिटेट करता है। और ऑफ कोर्स वो कभी ऐसा होता है कि वो एक्सपीरियंस्ड हो, कभी ऐसा होता है कि वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ विजडम उसके पास होती है जिससे हमें एडवाइस मिलती है। और कोई बात, A person who can guide you how to tackle challenges of life. a person who can guide us how to tackle or handle the challenges, difficult situations, ठीक है, लाइफ, ठीक है। और Maybe a well-wisher. मस्ट बी अ वेल विशर, ठीक है, बिल्कुल। Someone to guide you to be on the right track of life. Like how to go about your life in a proper way, in staying away from the bads and the wrongs. इन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, राइट ट्रैक या राइट पाथ या राइट कह लीजिए राइट वे, उसके ऊपर ये पर्सन हमें डालता है। ये बहुत ही अहम बात है। और कोई एक्सप्लेन करेगा मेंटोर क्या? Turning into a mentor too, I think it would be a mentor's goal that his student turns into something better than him. बिल्कुल। मेक्स योर लाइफ मीनिंगफुल, Optimistic. ऑप्टिमिस्टिक, बिल्कुल ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक है। A role model. रोल मॉडल, ठीक है। और अच्छी तरह समझने के लिए कि मेंटोर कौन है, मैं एक और वर्ड यहाँ लिखूंगा जिससे उसको डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है, ठीक है। एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, काउंसलर, ठीक है। काउंसलर की एक स्पेलिंग ऐसी है जिसमें सिंगल एल है, ठीक है, एक स्पेलिंग है जिसमें डबल एल है। इसी तरह मेंटोर, अगर मैं आपसे पूछूं कि काउंसलर और मेंटोर में क्या फ़र्क है? I think a counselor is associated with one specific thing, a specific question. If you ask him a problem you're suffering from, he'll answer that. Mentor is something that is more broad. Counselor. वन कैन बी बोथ, वन कैन, हाँ, वन कैन मतलब एनीवन कैन बी बोथ, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप ये दोनों हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ ये हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ ये हो। They're not mutually exclusive. दे आर नॉट, मतलब कभी कभी अलग भी होते हैं। कभी ऐसा होता है कि एक पर्सन सिर्फ काउंसलर है, ठीक है, हाँ, लेकिन नेसेसरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, सोचें। I think, sir, counselor just gives you advices, but mentor owns you. Mentor अच्छा, अच्छा, We follow mentor, but we cannot follow counselor. अच्छा, अच्छा, ठीक, दोनों अच्छे आदमी हैं, दोनों की हमें ज़रूरत है, दोनों अच्छे बंदे हैं, दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। Mentor is more positive than My answer might be a bit. Both are positive, both have lot of energy, both are optimistic, both are useful people. So counselors are usually paid for their job. Mentors are someone who just do it out of their own personal will. They want to change people. ठीक है, फ्री काउंसलिंग भी कर सकता। यस, Mentor we follow by our wills. It's the person who inspires us. And counselor, he's just guiding us. That's the difference. ठीक है, ठीक है, Counselor just sets the goal while mentor helps us achieve the goal. ठीक है जी। काउंसलर जिसके पास आप 1-2 टाइम चाहते हैं, लेकिन मेंटर आई थिंक सो फुल टाइम आपको राइट पाथ पे रखिए, फुल। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसा भी होता है, बिल्कुल ठीक, ये बात भी सही है। देखिए, हमारी लाइफ में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं,
कभी फैमिली सिचुएशन की वजह से, कभी ऑफिस के अंदर कोई सिचुएशन होती है, हम डिस्टर्ब होते हैं। जब भी हम डिस्टर्ब होते हैं तो हमें कोई पर्सन चाहिए होता है जिसके पास जाके हम क्या करें, सब कुछ सुना दें, सब कुछ सुना दें। तो अच्छा, आप किसी की काउंसलिंग खुद से नहीं कर सकते, काउंसली किसी काउंसलर को अप्रोच करता है, ठीक है। और काउंसलिंग के अंदर होता क्या है, काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, काउंसलिंग के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो कुछ आपके अंदर जो स्टफ है ना वो सारा आप बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं। और जो काउंसलर है बाय द वर्च्यू ऑफ लिसनिंग वो सिर्फ सुनता है। काउंसलिंग के अंदर सबसे कमाल का जो फ्रेज है ना वो पता है कौन सा है, आहा, ओ अच्छा, अच्छा, ओहो, आई सी, ओ आई सी। वो इंसान जो बहुत देर तक ऐसा कर सके जैसे मैंने अभी किया है, ये अच्छा काउंसलर हो सकता है। जो किसी भी सिचुएशन में ऐसा लुक ना दे जिससे सामने वाला अफ्रेड हो जाए या रिस्पॉन्स कॉन्शियस हो जाए, या उसे ये लगे कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई मस्ट स्टॉप नाउ। समटाइम्स वी गिव दैट टाइप ऑफ लुक। हम एकदम ऐसा वो हमारे हम बोलते नहीं है लेकिन हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से सामने वाले को पता लगता है कि अच्छा कुछ गलती हो गई, कुछ गड़बड़ हो रही है। और हमारा लुक जो है वो ये कन्वे करता है कि आई एम जजिंग यू। अगर हम एक ऐसा लुक बनाने में कामयाब हो जाएं जिससे ये लगे कि अनजजमेंटल लुक, दिस पर्सन इज नॉट जजिंग मी, इट इज सेफ, इट इज सो सेफ, आई फील सिक्योर टू बी ओपन बिफोर माई काउंसलर हूसोएवर, मैं इसके सामने ओपन हो रहा हूं। हमारे बहुत सारे जो लाइफ में इंजरीज होती है ना, जो बॉडी की इंजरीज नहीं होती, जो हमारे दिल की इंजरीज, हर्ट हो गया, जख्मी हो गया, दिल जख्मी हो गया, फील कर लिया कोई बात, डिस्टर्ब हो गए, ये इंजरीज जो है ना किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन के पास अपने वुंड्स दिखाने से ही ना आधा जख्म खुद ही सॉल्व हो जाता है। वो आपको कोई सोल्यूशन नहीं देता है, एक्चुअली वो आपको सोल्यूशन नहीं देता। पहला फेज जो बहुत क्रूशियल है वो ये करता है कि वो आपको सुन लेता है और आप पूरा का पूरा बाहर निकाल देते हैं, कुछ नहीं बचता। जब आप सब कुछ बाहर निकाल देते हैं तो उससे फायदा क्या होता है, यू फील लाइट। अब वो इंटेंसिटी नहीं है, अब जरा रो धो लिए, निकाल दिया बाहर, सब कुछ सुना दी, चाहे वो किसी के बारे में, चाहे वो सास के बारे में, चाहे वो बॉस के बारे में, चाहे वो शौहर के बारे में, चाहे वो पड़ोसन के बारे में, चाहे लैंडलॉर्ड के बारे में। नाउ यू फील लाइट। आपने कहा अब रिलैक्स, सब कुछ मैंने कह दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 70 to 80% of the counseling time goes in this part, which is वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिए। 70 to 80% of the counseling time goes in this part, which is listening. और उसके बाद ये जो पर्सन है, अगर काउंसलर बहुत समझदार है और आपका रैपो डेवलप हो गया है, तो फिर वो आपसे सिर्फ चंद चीजें पूछता है, चंद चीजें क्वेश्चन करता है। और पॉइंट इज टू मेक यू थिंक ऑन व्हाट यू हैव जस्ट सेड। अब आप यू गेट कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। आपको लगता है कि हाँ, वो सिर्फ ये पूछता, अच्छा आपके ख्याल में अब आपको क्या करना चाहिए। व्हाट यू डू इज, आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इससे पहले आप हर्ट हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे, whenever we feel hurt, जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो सस्पेंड हो जाती है। वो अब इंटेलेक्ट कहीं लॉक हो गई, अब हम अकल से काम थोड़ी ले रहे हैं। अभी तो हम डिस्टर्ब हैं, अभी तो गुस्से में, अभी तो सास ने कुछ कह दिया, शौहर ने कुछ कह दिया, दोस्त ने, बीवी ने कुछ कह दिया, पता नहीं किसने कुछ कह दिया, अभी तो वो कुछ अंदर ही कुछ चल रहा है। तो जब वो सब कुछ बाहर निकला तो अब नाउ वी कम इन सेंसेस, हम अब अपने दोबारा से सेंसेस में वापस आ गए। अब उसके बाद जो हमारा इंटेलेक्ट है ना वो यूटिलाइज होता है,
वो हमसे क्वेश्चन करता है, ओके नाउ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड यू डू नाउ। अब वो ये पूछता है, नाउ व्हाट्स योर ओपिनियन, हाउ कैन यू, व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव नाउ। अब वो आपसे, आप कहते हैं हाँ आई हैव 3 ऑप्शंस। अब आपको ऑप्शंस नजर आते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू डू नाउ। अब आप क्या चाहेंगे ना, व्हाट डू यू वांट, वो ये आपसे पूछता है। फिर आप कहते हैं हाँ व्हाट मैं चाहता क्या हूं। फिर आप सोचते हैं हाँ मैं तो ये चाहता हूं, और फिर उसके बाद आप खुद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। हमारी लाइफ में कुछ लोग हैं जो नेचुरल काउंसलर्स हैं। सिबलिंग्स आर नेचुरल काउंसलर्स, पेरेंट्स आर नेचुरल काउंसलर्स, फ्रेंड्स आर द बेस्ट नेचुरल काउंसलर्स बिकॉज दे एक्सेप्ट अस इन, वो आप कुछ भी उन्हें सुनाएं ढीठ होते हैं। फ्रेंड का मतलब आपकी लाइफ में आपके मिलने वालों में ये वो चंद लोग हैं जो आपको बेयर करते हैं बगैर किसी डिमांड के। दे हैव इनॉर्मस कैपेसिटी टू टॉलरेट यू। मतलब जिस आदमी के दोस्त ज्यादा हैं इसका मतलब है उसको बर्दाश्त करने वाले ज्यादा हैं। जिस आदमी का दोस्त नहीं है इसका मतलब है कोई उसे बर्दाश्त करने पर राजी नहीं है। सबसे बड़ी गुर्बत जो है ना वो ये है कि इंसान का दोस्त ही कोई ना हो। ये बड़ी खतरनाक स्टेट होती है। इफ यू डोंट हैव फ्रेंड्स, उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप डिस्टर्ब होते हैं आप कहते हैं मैं किसके पास जाऊं, किसको फोन करूं। तो काउंसलर जो है हमारे फ्रेंड्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे पेरेंट्स, ये नेचुरल काउंसलर्स हैं। जब दुनिया बहुत एडवांस हो जाती है ना, बड़ी जो मॉडर्न, जिसको हम बहुत मॉडर्न, जो मॉडर्न अर्बन सेंटर्स हैं जहां अगर दोस्ती हो भी जाए तो लोग अवेलेबल नहीं है दोस्त के लिए। आप में से कितने लोग हैं जिनका कोई ऐसा दोस्त है जिसको वो अभी कॉल करें और 30 मिनट्स में आ जाए? सुभान अल्लाह, ग्रेट ग्रेट, यू आर वेल्दी पीपल, यू हैव वेल्थ ऑफ फ्रेंड्स। आप बहुत अमीर, बहुत जबरदस्त बात है, ये बहुत जबरदस्त बात है। आप किसी भी टाइम, आप में से कितने लोगों का कोई ऐसा दोस्त है जिसे रात के 1 बजे भी कॉल कर लें? यू हैव दिस कॉन्फिडेंस, वो बुरा नहीं मानेगा रात के 1 बजे मैंने कॉल की। थैंक यू, जबरदस्त। एक बात मैं आपको बताऊं, ये भी एक सर्टिफिकेट है कि आप पसंद किए जाने के काबिल हैं, आपको कोई एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स, कभी कभी कुलीग्स में भी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं, हमारी ऐसी इक्वेशन बन जाती है। फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, ये नेचुरल काउंसलर्स हैं। अच्छा, जब बहुत ही मसरूफ जिंदगी होती है ना, जैसे वेस्ट के अंदर फ्रेंड्स आसानी से अवेलेबल नहीं है, हर एक बिजी है। जितना फास्ट होगी ना लाइफ, जितनी वर्क ओरिएंटेड होगी, आप किसी को फोन करें वो कहे ये बताओ काम क्या है, आप किसी से मिलने जाए वो कहे काम बताओ क्यों आए हो, काम तो बताओ, तुम मिलने आए हो, नहीं कोई काम होगा। तो जब लाइफ ऐसी हो जाए तो फ्रेंड्स अनअवेलेबल हो जाते हैं, ओकेजनली मिलते हैं, बहन भाई भी बहुत कम हो जाते हैं, दोस्त भी कम हो जाते हैं, पेरेंट्स भी अपनी अपनी जगहों पे ऑक्यूपाइड होते हैं। तो फिर हमें प्रोफेशनल काउंसलर्स चाहिए होते हैं। तो प्रोफेशनल काउंसलिंग जो है वो एक अलग अलग डोमेन है। मैं भी प्रोफेशनल काउंसलर हूं, और मैं आपको बताऊं, जब लोग मेरे पास आते हैं, अगर किसी को यह अंदाजा हो जाए कि मैं उसके किसी जानने वाले को जानता हूं तो वो क्लोज हो जाते हैं, मतलब वो अपने आप को फिर बंद कर लेते हैं। और अगर उन्हें यह पता लग जाए कि मैं उनके ससुराल में से किसी को जानता हूं तो फिर तो वो तौबा, फिर तो बड़ा रिग्रेट करते हैं कि वो क्यों आए मेरे पास, क्योंकि मैं उनके ससुराल में से किसी को जानता हूं। इसी कैसा, तो ये जो काउंसलिंग है ये बहुत अच्छी चीज है। और अल्लाह करे कि हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त, हमारे पेरेंट्स, हमारे अपने बच्चे, हम सब एक दूसरे की सुनने के लिए, दुखड़ा सुनने के लिए ना, वो जो अंदर भरा हुआ है ना, वो सुनने के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग इज नॉट द सेम थिंग एज मेंटरिंग। मेंटोर इज, काउंसलर बहुत अच्छा है, मेंटोर ग्रेट है,
मेंटोर कौन है? अब जरा मेंटोर देखते हैं। आपको जब चोट लगती है, आप अपनी जो वूंड्स है ना वो किसी को दिखाने जाते हैं, आप अपना मसला किसी को सुनाने जाते हैं, वो आपका मसला सुन लेता है। जब वो मसला सुन लेता है और पूरा मसला बाहर आ जाता है तो आप भी अपने मसले को बेहतर अंदाज से देखने लग जाते हैं। ठीक है, काउंसलिंग ये है। ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है ये कुछ और है। ये कहता है कि भाई ये तुम्हारी लाइफ के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हर थोड़े दिन के बाद तुम्हें चोट लग जाती है? तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम्हारा जो ट्रैक है ना, जो पाथ है, उसमें ही प्रॉब्लम है। ये वो बंदा है जो हमारा ट्रैक चेंज करता है, हमारा पाथ चेंज करता है, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करता है, हमारे कन्विक्शंस या हमारे जो फंडामेंटल असम्पशंस हैं लाइफ के बारे में उनको क्वेश्चन करता है। ये हमसे बड़े क्वेश्चंस उठाता है। ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करता जिससे हम अनकंफर्टेबल हों, और ये कोई कंफर्टेबल क्वेश्चन नहीं करता। ये बड़ा सवाल करता है, कहता है जिंदगी मिली क्यों है? तुम बताओ इस लाइफ में तुम्हें करना क्या है? तुम्हारी लाइफ का कोई गोल वोल है या नहीं है? ये सवाल करता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक्सेप्टेबल मैनर में करता है, ये ऐसे नहीं करता कि लोग नाराज हो जाएं, मतलब उनको साथ लेके करता है। लेकिन ये वो बंदा है जो एक्चुअली, देखिए हम इंजर्ड हो जाते हैं, हम हर्ट फील करते हैं, इसके पास जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन इट्स द प्रॉब्लम इज नॉट विद द वुंड, द प्रॉब्लम इज विद द टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव, अवर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, अवर पैराडाइम, अवर वर्ल्ड व्यू। ये बड़ा जबरदस्त वर्ड है, वर्ल्ड व्यू। ये दोनों लफ्ज अलग अलग तो सुने हुए हैं, वर्ल्ड व्यू भी, लेकिन ये वर्ल्ड व्यू इकट्ठा जो है ये बहुत अहम लफ्ज है। वर्ल्ड व्यू किसे कहते हैं? I mean, the way you look upon a situation, what you perceive from it. Broader perspective. हाँ, वर्ल्ड व्यू का मतलब यह है कि एक और वर्ड जो इससे बहुत क्लोज है और वो है पैराडाइम, या एक और वर्ड है पर्सपेक्टिव। ठीक है, या अगर एक और वर्ड हम कहें जो इसको ज्यादा डिफाइन करता है, वो है हमारी कोर असम्पशंस, हमारी बेसिक असम्पशंस। ठीक है, यानी जिंदगी क्या है, सक्सेस क्या है, और ग्रेटनेस किसे कहेंगे, और खुदा क्या है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि सेल्फ, गॉड और यूनिवर्स और लाइफ और नॉलेज, इन 4-5 चीजों पर उसकी बड़ी उसका पर्सपेक्टिव क्या है, गॉड कौन है, क्या है, जिंदगी क्या है, यूनिवर्स क्या है, इंसान क्या है, इंसान की हकीकत क्या है, ये कुछ बड़े सवाल हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टच आता है इस सवाल की बनावट में। ऐसा लगता है कि लिटिल फिलोसॉफिकल, इंसान, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ठीक है, खुदा क्या है, कौन है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये हमारी जिंदगी के बारे में ना अप्रोच सेट करते हैं। अगर हमारा वर्ल्ड व्यू ठीक नहीं है तो हमारे रिग्रेट्स बढ़ जाते हैं। अगर हमारा वर्ल्ड व्यू ठीक हो जाता है तो हमारे रिग्रेट्स कम हो जाते हैं। अगर हमारा वर्ल्ड व्यू गलत हो जाए तो हर थोड़ी देर के बाद हमें बुरा लगता है, हम ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं ड्यू टू अवर रॉन्ग वर्ल्ड व्यू। यानी आपने देखा है, आपने किसी ओवर सेंसिटिव पर्सन को जानते हैं? वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिए। किसी ओवर सेंसिटिव पर्सन को जानते हैं? हमारे माशरे में एबंडेंस है, मतलब बहुत सारी, मतलब these people are in majority, reasonably sensitive person is in minority। ये बात समझ आती है? तो ये जो बंदा है इसकी जरूरत सोसाइटी को इसलिए ज्यादा है, 2 वजूहात से इसकी जरूरत ज्यादा है। पॉइंट 1, लोगों का वर्ल्ड व्यू ठीक नहीं है, उसके नतीजे में हर वक्त हर किसी को कोई ना कोई बात अनड्यूली बुरी लगती है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो नेचुरल काउंसलर्स हैं वो अनअवेलेबल हैं, लिहाजा इनकी चांदी है। मतलब ये भी एक बड़ा जबरदस्त काम है कि आप प्रोफेशनल काउंसलिंग आप सीख लें और फिर उसके बाद काउंसलिंग करें। लेकिन सोसाइटी की जो असल जरूरत है, ये सोसाइटी की प्राइमरी नीड नहीं होती, ये हम सबकी नेचुरल नीड है, ओके,
लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर लोगों का वर्ल्ड व्यू ठीक हो जाए, अगर लोगों के परसेप्शंस ठीक हो जाएं, अगर लोगों का ट्रैक चेंज, आपने मेंटोर पे बड़ी जबरदस्त बात की थी कि द वन हु चेंजेस अवर ट्रैक, ये कुछ इस तरह से, द वन हु ब्रिंग्स अस टू ऑन द राइट पाथ, ये जो राइट पाथ ट्रैक, ये बड़ा जबरदस्त, ये एक्चुअली ये पटरी बदलता है। ये कहता है तुम जिस ट्रैक पर चल रहे हो ना, इसमें तुम्हें चोट लग क्यों रही है, तो मैं तुम्हारी पटरी चेंज करता हूं। तुम इस तरह, लाइफ इसलिए मिली नहीं है, जिंदगी का ये मकसद ही नहीं है, वो हमारी डेस्टिनेशन रीसेट करता है, वो हमें सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है। ये बंदा ये सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं देता, हम रॉन्ग डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं और चोटें लगी जा रही हैं। इसके पास जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, वी कम इन कंट्रोल, लेकिन 4 दिन के बाद दोबारा सांस कुछ कह देती है, नमक कम ज्यादा हो जाता है खाने में, फिर दोबारा गड़बड़ हो जाती है, फिर दोबारा काउंसलर को फोन मिलाते हैं। लेकिन चूंकि अब हम सब बहुत एडवांस्ड हो गए हैं ना, बहुत मॉडर्न हो गए हैं। 10 साल पहले दोस्त फोन उठा लेता था, हम भी उसके घर चले जाते थे, वो भी आ जाता था, 1-1 घंटा ले लेते थे। अब वो कहता है यार मेरे आवर की एक वैल्यू है, वैल्यू कॉस्ट है, मैं आपको फालतू में क्यों अपना टाइम दूं। मैं नहीं उसने ब्लॉक कर दिया आपको फोन ही नहीं उठा रहा, फेसबुक पे भी अनफ्रेंड कर दिया, ठीक है। अब आप प्रॉब्लम में, नाउ यू आर इन ट्रबल। बात समझ आ रही है? तो हमें काउंसलर की जरूरत पड़ती रहती है, बच्चों को भी काउंसलर की जरूरत पड़ती है। बच्चों को काउंसलर की जरूरत पड़ती है इसलिए कि बच्चे चाहते हैं कि अपना मसला बयान करें। जब 2 बच्चे आपस में लड़ते हैं तो उनकी पहली नीड ये है कि इस वक्त जो वो हर्ट हुए हैं ना, वो किसी के पास जाएं, अपना पूरा मसला बयान कर दें, और दूसरा बंदा जो उनका मसला सुने वो इम्पार्शियल हो, वो साइड ना ले। अगर बच्चे को ये फील होगा, अगर अपनी अम्मा के, आप में से कितने लोग मदर्स हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, फादर्स माशाल्लाह, ठीक है। अगर बच्चे को ये पता लगता है, आपके 4 बच्चे हैं, आपके बच्चे का परसेप्शन ये है कि मेरे अब्बा साइड लेते हैं, ये बाजी को फेवर करते हैं, मुझे नहीं करता, या अम्मा जो है, ये पैटर्न हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, अब्बा बाजी को फेवर करते हैं, अम्मा भाई को फेवर करते हैं, ठीक है। तो बेटी जो है ना, वो अम्मा के पास नहीं जाएगी प्रॉब्लम लेके, क्योंकि उसे पता है कि अम्मा इज बायस्ड, अम्मा इज नॉट इम्पार्शियल, अम्मा विल टेक साइड ऑफ बाजी। अब उसकी जो काउंसलिंग नीड है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो किससे जाके अपना मसला शेयर करे। तो एक प्रॉब्लम तो ये है कि वो हर्ट फील कर रही है और वो किसी के पास जाए, ये उसकी नीड है, ये उसकी जायज नीड है, बेसिक नीड है। वो जाए किसी के पास और कहे देखो भाई ने ये कर दिया, मेरी चीजें ले ली, मुझे ये कहा, मुझे ये कहा, मुझे धक्का दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और कोई उसको पूरी बात सुने और गले लगाए और प्यार करे और कहे अच्छा तो अब तुम्हारे ख्याल में अब क्या करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी काउंसलिंग है कि आप बहुत इंटेलिजेंटली, आपने पूरी बात सुनी, वर्डिक्ट नहीं पास किया, जजमेंट नहीं पास की। जब आपने पूरी बात सुन ली और आपने उसकी बात दोहराई, आपने कहा अच्छा आप ये कह रही हैं कि आपकी चीज उन्होंने ले ली और उन्होंने आपको हिट किया और उन्होंने ये कहा, ओके आपके ख्याल में अब क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा उसको सोचने का मौका मिलता है, वो कुछ ना कुछ बोलता है, आप उसको जज नहीं करते, आप उसे अंडरस्टैंड, काफी एनर्जी उसकी रिलीज हो जाती है, काफी रिलैक्स हो जाता है इस पूरे प्रोसेस में। लेकिन इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब वो बच्ची बड़ी हो गई है, अब वो 13 इयर्स की हो गई है, 14 इयर्स की हो गई है, अभी भी वो छोटी छोटी चीजों पे बुरा क्यों मानती है। बात समझ आ रही है? वो इस चीज को भूलती क्यों नहीं, छोड़ती क्यों नहीं, छोड़ दे क्यों फील कर रही है। अगर उसने ये कहा तो क्या हुआ, नहीं उसने मुझे मोटी कहा है, अरे छोड़ो यार, मोटी कहा है छोड़ो, इससे क्या फर्क पड़ता है, उसने मोटी कहा है तुम्हें, नहीं उसने मुझे ऐसे कहा है। तो पॉइंट ये है कि हम इतने इंटेलेक्चुअली मैच्योर कैसे बनते हैं कि हमें कोई क्रिटिसाइज करे, अनड्यू क्रिटिसिज्म हो या ड्यूली नीडेड क्रिटिसिज्म हो, ठीक है। अभी तो हम ड्यूली नीडेड क्रिटिसिज्म को भी एक्नॉलेज नहीं करते, मतलब अगर कोई ऐसा फीडबैक है जो क्रिटिकल है लेकिन उससे मुझे फायदा हो सकता है तो हम उसे थैंक यू नहीं कह सकते, ठीक है। ये एक मसला है। लेकिन अगर वो गलत क्रिटिसिज्म है, वो कहता है कि भाई आप बहुत गलत कर रहे हैं, ये है वो है, आपने कहा यार मैंने तो बिल्कुल सही किया, ये क्या हो गया, उसके नतीजे में आप कोलैप्स कर जाते हैं। ये बात समझ आ रही है?
तो चीजों को कहां से देखना है, ये जो बात है ना कि लाइफ को कहां से जाके देखना है, आपका विजन कहां से, आपको कहां से चीजों को देखना है जिससे आपको छोटे छोटे मसले ना लगे, आपको खामखा रोजाना हर्ट ना हो. It should not be easy for you to feel hurt. You should not be very sensitive. You should be rightly sensitive, reasonably sensitive, but not overly sensitive. But most of us are overly sensitive. ये बात समझ आ रही है? तो ये वो बंदा है जो हमें कहीं और से चीजों को दिखाता है. इसके पास हम गए, अपने बॉस का या अपने शौहर का या अपनी सास का मसला बताया, इसने हमारी बात सुनी, हम रिलैक्स हो गए, वापस आ गए. इसके पास हम गए, इसने कहा यार तुम अपने सास को माफ क्यों नहीं कर देते, तुम बड़ी हो जाओ, तुम्हारी सास अब 60 इयर्स की है, उनको छोड़ दो, नहीं मतलब परेशान नहीं हो, तुम्हारी अम्मी भी तो तुमसे ऐसी बातें करती थी, तुम तो फील नहीं करती, सास की बातों को क्यों फील करती हो, छोड़ो. और वो आपको बताता है यार अगर तुम माफ कर दोगे तो बड़े हो जाओगे. वो हमारे अंदर कुछ और क्वालिटीज नर्चर करता है ताकि हम उस सिचुएशन में दोबारा इजीली हर्ट ना हो. बात समझ आ रही है? तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन हमें इंटेलेक्चुअली और कैरेक्टर वाइज ग्रो करता है, हमारा कैरेक्टर स्ट्रेंथन करता है, हम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के होते हैं, हम छोटी छोटी चीजों में, ये मेंटरिंग है. वेस्ट के अंदर जो मेंटरिंग का कॉन्सेप्ट है वो इस वक्त आजकल बहुत कन्फाइंड हो गया है, सिर्फ जॉब ट्रेनिंग, जॉब कोचिंग तक चला गया है. वो ये करता है कि आप गए हैं, आपके ऑफिस में एक मेंटोर है, आपकी कंपनी में एक मेंटोर है जो आपको आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स के लिए एडजस्ट करता है. लेकिन ये जो मेंटोर हमारे, हम इसके लिए मैं उर्दू में एक वर्ड यूज करता हूँ विच इज एक्चुअली अरेबिक, जिसकी रूट है जो अरेबिक वर्ड तो अरेबिक में एग्जिस्ट करता है, और वो वर्ड है, क्या लिखा मैंने, मुरब्बी. मुरब्बी. अच्छा, इसके लिए भी मैं उर्दू का एक वर्ड, मैंने बहुत सोचा कि उर्दू में इसको क्या कहेंगे. एनी आइडिया उर्दू में इसको क्या कहेंगे? नासे इज वेरी गुड अटेम्प्ट. शायरी में एक वर्ड आता है चारागर. वो फैज साहब का एक शेर है बहुत खूबसूरत, हर चारागर को चारागरी से गुरेज था. सुना है आपने? हर चारागर को चारागरी से गुरेज था, वरना हमारे जख्म ऐसे लादवा न थे. यानी लाइफ इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई थी, लोग अपनी अपनी जिंदगियों में इतने गुम हो गए थे, इंसान के लिए इंसान अवेलेबल नहीं था. इंसान चीजों से तो सराउंडेड था, चीजें तो अवेलेबल थी, सब कुछ अवेलेबल था ना, गैजेट्स अवेलेबल थे, चीजें अवेलेबल थी, इंसान को अवेलेबल नहीं था. लिहाजा क्या हुआ, हर चारागर को चारागरी से गुरेज था. एक्चुअली ये चारागर से मुराद नेचुरल काउंसलर्स हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी कम्युनिटी, आपकी फैमिली, आपकी बीवी, आपका शोहर. तो बीवी शोहर के लिए अवेलेबल नहीं थी कि उसकी बातें सुनती, उसका गम हल्का करती. शोहर अवेलेबल नहीं था, बच्चे अवेलेबल नहीं थे. वरना हर चारागर को चारागरी से गुरेज था, वरना हमारे जख्म ऐसे लादवा न थे. यानी ऐसा नहीं था कि हमारे जो इतने ऐसे वुंड्स नहीं थे कि जो हील ही ना हो सके, जिनका क्योर ही ना किया जा सके. एक्चुअली कोई बंदा अवेलेबल ही नहीं था जो इनको काउंसलिंग कर देता हमारी. ये बात समझ आ रही? ये वो क्राइसिस है मॉडर्न सोसाइटी का और मॉडर्न लाइफ स्टाइल का, जिसमें लोग इतने मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं. इसी कॉन्टेक्स्ट में जो बच्चे आपके पास आते हैं, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा और आप बताएंगे कि बच्चे आप में से किस किस की क्लास में हैं. आपने कभी किसी ऐसे बच्चे को देखा है जिसके साथ आपका जब अच्छा रिलेशनशिप बन जाए तो वो एक्सेसिवली आपसे अटैच हो जाता है, वो आपको स्पेयर करना नहीं चाहता? आपने देखा है? किस किस के पास ऐसे बच्चे हैं? ठीक है, ऐसे बच्चे बढ़ रहे हैं. ठीक है, आपने ये वो बच्चे हैं जो कोशिश करते हैं कि आपका हाथ पकड़ के उसको मुंह में ले लें. कभी आपने देखा किसी बच्चे को ऐसा करते हुए? इन बच्चों की ना ये रिलेशनशिप स्टार्व्ड चिल्ड्रन, ये इमोशनली
कह लीजिए ये डिप्राइव्ड हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी ये होती है कि हम वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी ये होती है कि हम उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दें। किसी इंसान को रिस्पेक्ट देने का तरीका ये होता है कि आप उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करें। मैं एक और दिलचस्प बात आपसे शेयर करूं, हम अक्सर ये बात कहते हैं ना, इज्जत करो इज्जत करो इज्जत करो, ये सुनते हैं, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, तो ये बड़ी जनरल सा वर्ड है, इसको जरा सा स्पेसिफाई करते हैं, हमें रिस्पेक्ट और समझ आएगी। किसी भी इंसान की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दो, जो भी वो आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, आप उसकी इंटेंट को डाउट नहीं करें, आप उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें। तो ये काम बच्चों की फीलिंग्स के साथ नहीं हुआ है। तो बच्चों की जो फैमिली है, बहुत सारे बच्चे, उनके अम्मा और उनके अब्बा, उन्होंने ये काम नहीं किया। ये काम भी नहीं किया कि बच्चों को अंडरस्टैंड किया, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया हो, उन्हें गले लगाया हो। बहुत सारे बच्चों को हग नहीं किया गया। आपको पता है, बच्चा अगर 5 साल से छोटा बच्चा है और आप उसे हग नहीं करेंगे, उसको बहुत प्रॉब्लम होगा वो। और एक बात और बताऊं, मोहब्बत ना मिलने से जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं वो एक्सप्रेसिबल नहीं होती हैं। आप उसे बयान ही नहीं कर सकते कि मैं ऐसा इसलिए बिहेव कर रहा हूं क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे गले नहीं लगाया, मैं इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा हूं क्लास में इसलिए कि मेरे अब्बू जो है ना, उनसे मुझे डर लगता है। तो ड्यू टू द फियर ऑफ माई फादर, जिसके नतीजे में मेरी साइकोलॉजिकली मैं डिस्टर्ब हूं, जिसकी वजह से मैं अपने बराबर वाले बच्चे को तंग कर रहा हूं, लेकिन कॉज वहां है। ये बात समझ आ रही? ये बहुत कॉमन है। अच्छा, टीचर्स जो हैं इस पूरे सिनेरियो में, हमने पहला क्वेश्चन किया था कि मेंटोर कौन है। आपको ये समझ आया मेंटोर कौन है? ठीक है, मेंटोर क्यों जरूरी है, ये समझ आया मेंटोर क्यों जरूरी है? ताकि हमें फैसिलिटेट करे कि हम लाइफ के सही पाथ पे जाएं। ठीक है, हमारी लाइफ में आपको एक मजे की बात बताऊं, आज हमारी सोसाइटी में जितने लोग अच्छे हैं वो इस वजह से अच्छे नहीं है कि उनके करिकुलम में अच्छी अच्छी बातें थी, उन्होंने वहां से याद की और एग्जाम दे दिया। वो इसलिए अच्छे हैं क्योंकि अच्छे लोगों से उनका इंटरेक्शन रहा। पता है, हमारी सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं ना, आप उनकी एग्जाम हिस्ट्री ढूंढने जाके आपको पता लगेगा बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छे सब्जेक्ट्स में जस्ट पास थे, और बहुत सारे 2 नंबर लोग हैं जिनकी एग्जाम हिस्ट्री देखेंगे तो वो फ्लाइंग कलर्स से पास होते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ के अंदर एग्जाम और ग्रेड्स जो हैं वो बहुत छोटा सा, उनका बहुत छोटा सा रोल है। एक्चुअली मेंटोर्स, कोई बंदा ऐसा मिला, वो बंदा जो इस दौर में, हमारी आज की जो सोसाइटी है और आज का जो टाइम जितना हम गुजर रहा है, इसमें वो बंदा जो सोचता है कि यार मुझे मरना है और एक दिन में मरने के बाद मेरे जो भी मैं कर रहा हूं ना, मैं क्लासरूम के अंदर खड़ी हूं और क्लासरूम में अगर मैं कोई काम कर रही हूं ना, तो अगर मेरी मैडम मुझे नहीं देख रही, अगर मेरी मैनेजमेंट मुझे नहीं देख रही, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ जो चीजें कर रही हूं ना, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। अगर मैंने कोई गड़बड़ की ना तो मेरा खुदा मुझसे पूछेगा। इस रियलाइजेशन में अगर कोई है तो इस वजह से उसके इस्लामियात में नंबर ज्यादा थे, इससे कोई लेना देना ही नहीं है, उसको कोई अच्छे लोग मिले, अच्छे लोग। तो हमारी कोशिश ये है कि हर टीचर और हर पेरेंट इस लेवल पे आ जाए, इस लेवल पर भी हो, दोनों काम हो। अगर कोई बच्चा आता है डिस्टर्ब्ड है, अपनी बात कहना चाहता है, चिल्ड्रन शुड फाइंड इट सिक्योर, मतलब उनको एक अपना मसला शेयर करने में ना खौफ ना हो। वो खौफ ये होता है कि अगर मैं इनको बता रहा हूं ना तो ये सबको बता देंगे। बहुत से बच्चों की मदर्स हैं, बच्चों को पता है कि अम्मी को नहीं बताना, अम्मी को बता दोगे ना तो फिर सबको पता लग जाएगा, तो अम्मी को कुछ नहीं बताना। तो ऐसी अम्मी काउंसलिंग नहीं कर सकती क्योंकि वो सबको बताती हैं। बात क्लियर हो रही है? सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकती, बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो हमें ये काम भी सीखना है और हमें फिर इस लेवल पे आना है। हमें कुछ बड़े क्वेश्चंस, ये काम पता है कैसे होता है? इस काम की प्री रिक्विजिट क्या है? अगर आप
हमें ये तो समझ आ गया कि मेंटोर कौन होता है, हमें ये भी समझ आ गया मेंटोर क्यों जरूरी है। तो ये काम कैसे होगा, इसकी मैं कुछ चीजें आपसे मोटी मोटी शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले एक 5 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं। वो एक्सरसाइज ये है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे ऐसे 10 ऐसे तरीके बताएं जिससे किसी बच्चे का कैरेक्टर खराब कर देंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक बच्चा दे रहा हूं जो बहुत इनोसेंट है, बहुत जबरदस्त है, उसका कैरेक्टर वो बिल्कुल जो बात सच होती है ना वो वैसी बोलता है, वो कोई इधर उधर की नहीं रखता। अगर आप उससे मिल रहे हैं, अगर आप अच्छे नहीं लग रहे तो वो बोल देगा आप अच्छे नहीं हैं। इतना फेयर है, इतना ओपन है, ठीक है, और बिल्कुल कोई काम गलत नहीं करता, बिल्कुल इनोसेंट बच्चा है। उस बच्चे का कैरेक्टर तबाह करना हो तो 10 तरीके बताएंगे उस बच्चे का कैरेक्टर तबाह हो जाए फॉर श्योर। क्या करना? हाँ, आप जरा सा ब्रेनस्टॉर्म करें एक पेज के ऊपर, थोड़ा सा सोचें। आई गिव यू फ्यू मिनट्स और फिर मैं आपसे वो लूंगा। किसी बच्चे का कैरेक्टर तबाह कैसे करते हैं बताइए जी। हम आपकी जो लिस्ट है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो टॉप रेटेड है ना, जो नंबर 1 पर है, टॉप ऑफ द लिस्ट, आपको लगता है कि ये वो, आप हर एक कोई एक एक शेयर करे, बताएं क्या आपको समझ आता है। यस, यहां से ले। नॉट ओके, नॉट लिसनिंग टू हिम, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत इफेक्टिव नहीं रहेगा। मतलब हमें ऐसा करना है जो श्योर शॉट, किसी आदमी को हम नहीं सुने उससे उसका कैरेक्टर खत्म हो जाए जरूरी नहीं है, यानी इससे वो डिस्करेज होगा। ठीक है, आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं, मैं नहीं सुन रहा, लेकिन ऐसा हो जिससे कैरेक्टर को और ज्यादा ओके। तो बुली करना, यानी एज टीचर्स एंड एज पेरेंट्स व्हाट वी कैन डू, वन एट अ टाइम। अब टाइम ना देना, ओके, ये वही बात है कि लिसन नहीं करें या टाइम नहीं दें, लेकिन इससे भी ज्यादा, इससे भी ऊपर Proper intentions, ignorance, like insulting, इग्नोर करें। अच्छा, appreciate not scold appreciate not Don't trust him. shameful in front And whatever he is bringing to you in your notice, you are saying, no, you are lying or you are this. हाँ ठीक है, नॉट comparison करना with siblings and with हाँ, कंपैरिजन करना भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये जो मिसट्रस्ट है ये बहुत अहम, आप बच्चे पर ट्रस्ट नहीं करें, ये बहुत अहम बात है, ठीक है, ये काम। अच्छा, ट्रस्ट ना करने को हम कुछ एग्जाम्पल दें कि ऐसे इस सिचुएशन में हम ऐसा करें जिससे ट्रस्ट नहीं हो, कोई एग्जाम्पल? क्लासरूम सिचुएशन या घर की सिचुएशन? I mean, you accuse the child of the problem in the first place, like ignore the child in an offensive or degrading way, be abusive or sometimes physically abusive, and then ठीक है, I built it step by step. When the child approaches you in the beginning, either ignore him, number 2, ignore him in a degrading way. When you reply back, if you have to reply back, you scream and shout, and then you accuse the child of the problem in the first place, be physically abusive, make him feel more hurt instead of feeling better. By telling them you are हाँ, ये काफी जानदार, मतलब इनका प्लान है, मतलब काफी है। हाँ, ठीक है, ठीक। अच्छा, मैं इसको जरा, मैं एक तो आपने कहा ह्यूमिलिएट करें, ठीक है, और दूसरा आपने कहा कि आपने कहा कि ट्रस्ट नहीं करें, ठीक है। तो अब तक जो बातें हुई हैं उससे ये 2 बड़े निकल के आ रहे हैं, बड़े की पॉइंट्स ना। मतलब हमें हल्का मेथड नहीं चाहिए, ऐसा हो जो श्योर शॉट ये काम करे ना। मतलब क्योंकि आप किसी बच्चे को नहीं सुनेंगे, उससे वो डिस्टर्ब जरूर होगा, लेकिन उसका कैरेक्टर फॉर श्योर शॉट खराब हो, उसके लिए फियर, हम अपना फियर उसमें इंस्टिल करें, हम अपना फियर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी बच्चा अपनी लाइफ का पहला झूठ, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिए। कोई भी बच्चा अपनी लाइफ का पहला झूठ फियर की वजह से बोलता है। हम सब ने अपनी जिंदगी का पहला झूठ खुशी से नहीं बोला, हम सब ने अपनी जिंदगी का पहला झूठ खौफ की वजह से बोला। और मैं आपको एक और बात बताऊं, किसी बच्चे के लिए सच बोलने से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिफेंड करना। किसी बच्चे के लिए, आई रिपीट,
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिफेंड करना ज्यादा बड़ी, ये एक्चुअली उसके लिए तो ये मोरल ऑब्लिगेशन भी है, उसके लिए तो ये इशू ऑफ सर्वाइवल भी है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डिफेंड करना सच बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रही है? तो वो क्या करेगा, वो झूठ बोलेगा, वो झूठ बोलेगा। तो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसका झूठ बोलना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट सेव हो रही है। ये बात क्लियर हो रही है? क्योंकि अगर वो सच बोलता तो फिर तो आप छोड़ते नहीं उसे। तो उसने कहा झूठ बोल के जान बचा लो। एक्चुअली जान नहीं बचाई, सेल्फ रिस्पेक्ट बचाई। ये बात क्लियर हो रही है? तो बच्चे ने अपनी लाइफ का पहला झूठ फियर की वजह से बोला है। अगर वो फियर उसके अंदर, हम ईमान किसे कहते हैं पता है आपको? ईमान वर्ड सुना है ना हमने, ईमान, ठीक है, फेथ, ईमान, अल्लाह पे ईमान, अल्लाह पे यकीन। फियर इज द एनिमी ऑफ ईमान। मतलब फियर का मतलब ये है कि हम अल्लाह के अलावा या अपनी अकाउंटेबिलिटी और डे ऑफ जजमेंट के अलावा किसी चीज का हमें फियर ना हो। हम कहें ठीक है, बंदे जो कहते हैं वो कहें, मतलब किसी बंदे को नाराज नहीं करें, किसी बंदे के साथ गलत नहीं करें, लेकिन ये हो कि ठीक है, मैं बंदों, मुझे पीपल कॉन्शियसनेस नहीं है, बंदे जो सोच रहे हैं सोचें। अगर बंदे मुझे गलत समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं बंदों को नाराज नहीं कर रहा, मैं बंदों को अच्छे तरीके से लेके चल रहा हूं, लेकिन बंदों से मैं डरता नहीं हूं। ये ईमान वाले बंदे को ऐसा होना चाहिए। तो फियर तो काम गया। और बताइए, ऐसे जो बड़े, मतलब बड़े वेपन्स चाहिए, अभी हल्का नहीं है, मतलब बड़ी जरा तगड़े किस्म के कैनन्स चाहिए जरा, जैसे अभी तक। हाँ जरा हाँ, मैं आपसे लेता हूँ, आपके पास बहुत सारे हैं, ये मुझे समझ आ रहा है। ये ठीक है, तो अब मैं जरा औरों से लेता हूँ। हाँ, गलत बात पे बच्चे को सपोर्ट करना, आपको नजर आ रहा है कि बच्चा गलती कर रहा है और आप उसको सपोर्ट करते हैं, बहुत खूब। इसको मैं एक पैम्परिंग, एक कॉन्सेप्ट है पैम्परिंग। पैम्परिंग के 3 इंडिकेटर्स हैं। पैम्परिंग का जो तीसरा इंडिकेटर है वो है जो आप अनड्यू फेवरिंग, बच्चे को गलत बात पे सपोर्ट करना। पैम्परिंग के 3 इंडिकेटर्स हैं। पैम्परिंग का पहला इंडिकेटर है क्या लिखा मैंने? एक्सेप्टिंग एवरी विश। आप अपने बच्चे को कभी नो नहीं कहते, वो जो मांगता है दे देते हैं, जो कहता है कर देते हैं। अगर आप ऐसा बच्चा तैयार कर रहे हैं तो इसकी बीवी या इसका मियाँ बहुत मुश्किल में रहेगा, क्योंकि एक्चुअली मतलब इसके शौहर ने क्या कसूर किया है? उसकी बीवी को उसके पेरेंट्स ने कभी भी नो नहीं कहा। इस गरीब की तो काम हो गया। बात समझ आ रही है? मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं, जब वो अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं और मैं पूछता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा ये सिचुएशन है, आप ये कह रही हैं, आप ये कह रहे हैं, बच्चे का प्रॉब्लम है। फिर मुझे समझ आता है नहीं, प्रॉब्लम कहीं और है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा ये बताइए आप बहन भाइयों में किस नंबर पे थे? उन्होंने कहा मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। ओके, और छोटे कौन थे? छोटे ये मेरे भाई और बहन थे। ओके, मैं जी 4 भाइयों के बाद एक ही बहन थी। अच्छा, सबसे छोटी थी? हाँ सबसे छोटी थी। लाडली थी सबकी? हाँ सबकी लाडली थी। आपकी सब बात मानते थे? सब मानते थे, किसी ने मुझे मना नहीं किया। ओके, इस गरीब का क्यों हाल खराब कर रही हो? समझ आ रही है? तो वो सिचुएशन जो है ना, मतलब उस लड़की की पैम्परिंग हुई है एक्चुअली। उसको कभी नो नहीं सुनने को मिला। अगर आपने कभी नो नहीं सुना है तो आप इमोशनली वीक इंसान हैं। आपको नो सुनना चाहिए, लेकिन नो राइट रीजन से सुनना चाहिए। नो गलत बात पे नहीं सुनना चाहिए। एक बच्चा कहता है मैं खेलने जाऊंगा, आप कहते हैं नो, दैट इज रॉन्ग। उसी बात पे नो कहें जो वाकई नो कहने की है। एक बच्चा 10 साल का है, कहता है मुझे मोबाइल फोन दिलाएं, आप कहें नो। सबके पास है। अच्छा एक बात और बताऊं, हर बच्चा घर पे जाके यही कहता है कि सबके पास है, सिर्फ 2 बच्चों के पास है। 30 बच्चों में से 2 बच्चों के पास होती है कोई गलत चीज। हर बच्चा अपने दोस्तों को यही पोर्ट्रे करता है कि मेरे सारे, मतलब मेरी अम्मी तो मुझे बड़ा फ्रीडम दी हुई। हर बच्चे ने अपने दोस्त को यही बताया हुआ। हर बच्चे ने अपनी अम्मी को बताया हुआ कि मेरे सारे दोस्तों को बहुत फ्रीडम है। पता है वो?
एक्चुअली फ्रीडम सिर्फ 1-2 को है, 2-3 बच्चों को है। हाँ, लेकिन वो एक्चुअली हम उसको समझ नहीं पाते। तो आप बहुत सारी अच्छी विशेष हैं वो फॉलो करें, लेकिन जो विश सही नहीं है उसको फॉलो नहीं करें। अपनी विश को भी ऐसे ही करें। उनकी विश के साथ वो बच्चा कहता है अम्मी अपनी विश तो सारी पूरी करती हैं, मेरी कोई विश पूरी नहीं करती। खुद आलू लेने घर से निकली थी और पर्स लेके वापस आई और आलू भूल गई हैं। कह रही आलू लेने दोबारा जाऊंगी। हाँ, और मैंने इनसे कहा है मुझे टॉय कार दिला दें, तो कह रहे हैं कि मैं तो टॉय कार लेने आई नहीं। तो आप भी तो आलू लेने आई थी, पर्स लेके जा रही हैं। तो ये हमें देखता है कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। दूसरी चीज जो ये सेकंड वन है,